हाँ जी दोस्तों, अभी हम दो चीज़ पढ़ चुके। आर्थिक विकास के निर्देशक में पहला हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय और दूसरा हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग 3 और 4 जो महत्वपूर्ण है PQLI और HDI उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना हमको बहुत ज़रूरी है, तो हम फिलहाल चर्चा उसी करते हैं कि भौतिक गुणवत्ता अर्थात चीज़ क्या है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे तीसरे नंबर पर। अभी हम लोग तीसरे नंबर को शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी 20 की का कुछ प्रोसेस है, कुछ भाग है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो है उसके अर्थ की बात करते हैं। तो इसको कहा गया उपयोग का स्तर। उपयोग मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उपभोग। तो उपभोग का स्तर या फिर उपयोग का स्तर क्या होता है, यह आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उपयोग का स्तर अर्थात किसी एक समय अवधि के दौरान व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला, अब क्या उपयोग में लिया जाता है उसकी बात है। उपयोग में लिया गया भोजन, ईंधन तथा अन्य बिन टिकाऊ वस्तुएं, ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा, उपयोग में ली गई टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और तीसरा, उपयोग में ली गई सेवाएं। हम सब लोग वस्तुओं और सेवाओं दोनों का प्रयोग करते हैं। वस्तु सेवा क्या होती है वो आप सब जानते हैं। डॉक्टर वकील जो है उसकी सेवा है, और गेहूं चावल अनाज जो है वो हमारी वस्तुएं हैं। तो कई बार हम लोग तैयार वस्तुएं लेते हैं, जैसे मोबाइल तैयार वस्तु है, लेकिन हमने गेहूं जो लिया है वो तैयार नहीं है, क्योंकि हमको रोटी चाहिए, रोटी तैयार होती है, तो वो हुई अर्ध तैयार वस्तुएं। तो टिकाऊ वस्तुएं या नाशवंत दूध ले रहे हो वो टिकाऊ नहीं है, बिन टिकाऊ है। और टीवी ले रहे हो वो टिकाऊ है। तो इस तरह से भाग किया गया कि हम इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। 3 तरह की वस्तु जो लिखी है, भोजन, ईंधन या अन्य बिन टिकाऊ वस्तुएं, या फिर टिकाऊ अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और या फिर उपयोग में लिया गया सेवा। तो इसका जो समूह आप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं उपयोग का स्तर। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से ये लिखना है। और ये IMP है, 2 नंबर में सेक्शन C में ये पूछा जा सकता है। अब जो चीज़ आ रही है कि वैसे हमको जीवन की क्वालिटी जो है उसको सुधारने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 10 घटक आपकी किताब में भी हैं, पर मैंने किताब के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा क्रम जो है, सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा बदल दिया है। मैंने अपने हिसाब से, मुझे याद रहता है उस तरह से बदला है, शायद आपको भी वैसे याद रहे। अगर आपको ये सही लगता नहीं है तो किताब का क्रम आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्रम के हिसाब से पहला है भोजन, जो आपको जरूरी है, हम सब जानते जरूरी है। दूसरा है आवास और कपड़ा। आप अगर ध्यान से देखो तो एक मूवी का नाम है रोटी कपड़ा मकान, आपको दिख रहा है यहाँ पर। भोजन मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मतलब मैं नहीं, कई और लोग भी कहते हैं, कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि जीवन की अब मूलभूत आवश्यकताएं 3 नहीं है, 5 है। रोटी, कपड़ा, मकान, और बाकी 2 क्या? हाँ सही बोला आपने, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम उसको भी देते हैं, शिक्षा और मनोरंजन आ गया यहाँ पर, और स्वास्थ्य। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे 4 रूप में दिख रही है, क्योंकि एक मिक्स हो गया आवास और कपड़ा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो 10 में से 4 मुद्दे आपके क्लियर हो गए। 2 मुद्दे और अगर आप याद करना चाहें तो एक आएगा पीने का पानी। क्या पता क्रम से है कि नहीं है, क्रम से नहीं है, जब आएगा तब बात करूँगा मैं। अगला मुद्दा हुआ परिवहन और सूचना प्रसारण। परिवहन अर्थात आना जाना, और सूचना मतलब कि जो आप सूचनाएं बात करते हैं, इंटरनेट है, उन सब की बात आएगी। तो वो भी अब आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा शक्ति, एनर्जी। घर में बिजली जो है वो होनी चाहिए, सोलर पावर होना चाहिए, या फिर जो गाड़ियाँ ली हैं उसके अंदर ईंधन होना चाहिए। तो ये भी हमारी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करते हैं, तो ये बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध पीने का पानी, ये बेसिक ज़रूरत है। शुद्ध पीने का पानी आपको मिलना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ याद रहे, जब भी घर के अंदर पीने का पानी आएगा तो वो पीने का पानी और भी काम में आता है। आप पानी पी भी रहे हो, आप कपड़े भी धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो जब पानी आएगा तो वो पानी जाएगा भी। तो इसके अंदर एक मुद्दा ऑटोमेटिक छुपा हुआ है कि हमें शुद्ध पीने का पानी चाहिए। तो उस गंदे पानी जो हम कर रहे हैं उसको निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो आपका आखिरी मुद्दा है। आपको याद रहे इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है औसत आयु। औसत आयु अर्थात अगर देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम लोगों की जो औसत आयु से जीने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, तो ये बढ़नी चाहिए।
नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर का अनुपात। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है। बाल मृत्यु दर का अनुपात। बाल मृत्यु दर क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम उसका अध्ययन आगे करने वाले हैं। बच्चों में जो मृत्यु का प्रमाण है प्रति हजार वर्ष के दौरान, प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मरने वाले बच्चों के प्रमाण को बाल मृत्यु दर कहते हैं। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो ये बाल मृत्यु का प्रमाण घटना चाहिए और औसत आयु का प्रमाण बढ़ना चाहिए। तो ये ध्यान रहे। और आखिरी और 10वां मुद्दा है ड्रेनेज या फिर गटर की सुविधाएं। अब आपको याद रहे इसलिए फिर से कह दे रहा हूँ मैं कि ये जो 4 मुद्दे हैं यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद और इजी रहे तो घर में शुद्ध पीने का पानी आना चाहिए, तो उसके बाद गंदा पानी जाना भी चाहिए। तो 4 और 2 6 हो गए, 6 मुद्दे हो गए। याद क्या करना है फिर आपको याद करना है आपकी गाड़ी, वो हो गया परिवहन, आपके घर में बिजली, वो हो गया ऊर्जा, और फिर औसत आयु और बाल मृत्यु दर, ये हुई देश के स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो इस तरह से ये 10 घटक हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए, भौतिक गुणवत्ता के लिए, किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक है। इनको ध्यान में रख करके हमने PQLI और HDI की रचना की है। तो हम अब आगे पहुंच रहे हैं PQLI के पास। ठीक है, ये भी आपकी किताब में से एक पेज लिया गया है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। तो 10 में से हमने ली है 3। ये ध्यान रखिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 10 घटक में से आपने 3 घटक यहाँ पे लिए हैं खाली। एक लिया है आपने शिक्षा का अनुपात, दूसरा आपने लिया अपेक्षित आयुष्य, और तीसरा आपने लिया है बाल मृत्यु दर। 10 में से ये 3 हमने लिए हैं। और जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि क्या है PQLI, तो PQLI जो है वो इन तीनों का टोटल है। अब कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, और ये जो व्याख्याएं हैं, ये सारी व्याख्याएं ये आपके एग्ज़ाम के लिए IMP है, तो ये मैंने आगे लिखी हुई है। तो हम इसके ऊपर सीधा आगे जो लिखा है वहीं पहुंचते हैं। इसमें था पढ़ने में समस्या हो सकती है आपको, तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ मेहनत की है आपके लिए। तो PQLI के जो घटक वहाँ पे दिए थे ग्राफ में। हाँ, वो ग्राफ बनाना पक्का एग्जाम में अगर आता है तो वो जो आप बना रहे ग्राफ, जिस तरह से बना था इसके पहले दिखाया था आपको, वो ग्राफ पक्का बनाना और बाद में समझाना। तो पहला जो आपको इंडिकेटर दिया था वहाँ पर, घटक दिया था, वो है शिक्षा का दर। देश में शिक्षा का दर मतलब साक्षरता का अनुपात। देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अनुपात कितना है, देश की जनसंख्या में से कितने लोग पढ़े। मान लो कि देश की जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ के अंदर मतलब कि 100 लाख है, और 100 लाख में से अगर 60 लाख लोग पढ़े लिखे हैं तो साक्षरता दर होगी 60%। 1 साल बाद अगर ये हो जाता है 70% तो देश आगे बढ़ रहा है। साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग देश में बढ़ रहे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम कह पाएंगे। व्याख्या भी आगे है विस्तार से। अगला है अपेक्षित आयुष्य। ये भी व्याख्या पड़ी हुई है, दोबारा से बात करें। बालक जन्म के समय, बालक का जब जन्म होता है, जन्म के समय कितनी आयु तक जीवित रहेगा, उसकी अपेक्षा को अपेक्षित आयुष्य कहते हैं, और ये प्रजा की औसत अपेक्षित आयुष्य को दर्शाता है। अब समझिए कि किसी भी देश के अंदर अगर ऐसा माहौल होगा कि लोग 40-45 साल की उम्र में बीमार पड़ते होंगे, मर जाते होंगे, तो वहाँ के लोग क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चा 100 साल जिएगा? वो उम्मीद नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं है इसके लिए, और वो आसपास माहौल नहीं देख रहे, लोग अधिक समय तक नहीं जी रहे, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो वो उम्मीद नहीं करेंगे। अगर किसी देश के अंदर लोग ज़्यादा जी रहे हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला बालक जो है वो भी 80-90 साल तक जिएगा, तो ये कब कर पाएंगे? जब उस देश के अंदर क्या बेहतर होगा? जब उस देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो बेहतर होगी, तब वो लोग उम्मीद कर पाएंगे। तब मैं थोड़ा सा इसी आपको कहने जा रहा हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि किसी इसका देश की स्वास्थ्य की सुविधाओं के सीधा संबंध है। अर्थात देश के अंदर बेहतर अस्पताल उपलब्ध हो रहे हैं, बेहतर इलाज हो रहा है, नई नई चिकित्सा की सुविधाएं ढूंढी जा रही हैं, तो उस देश के लोगों का अपेक्षित आयुष्य बढ़ेगा। तो संबंध हुआ सीधा, और ये बढ़ना चाहिए। देश का विकास होगा तो अपेक्षित आयुष्य बढ़ना चाहिए। ये एक हुआ मापदंड इसका। अगला मुद्दा, और ये तीसरा और आखिरी मुद्दा है बाल मृत्यु दर।
अब बाल मृत्यु दर बहुत ही आईएमपी व्याख्या है। जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से, देखिए याद रखिए, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ज़्यादातर तो जीवित होते हैं, पर कई संजोगों में ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म जब हो रहा है तो माँ के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे बच्चे यहाँ काउंट नहीं होंगे। कौन काउंट होंगे? जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना, 12 महीने भी जीवित नहीं रहते, 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई भी देश क्या चाहता होगा कि उसके यहाँ बाल मृत्यु दर बढ़े या घटे? तो साफ साफ है, हम बिल्कुल चाहते नहीं कि एक भी बच्चा हमारे यहाँ पर मरे। तो हम चाहते हैं बाल मृत्यु दर जो है वो घटे। और वो कब घटेगा? जब देश के अंदर चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ेंगी तो बाल मृत्यु दर घटेगा। तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी तो बाल मृत्यु दर में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हुए PQLI के घटक। अब हम आगे बढ़ेंगे कि PQLI जो है वो बनता कैसे है। ये तीन तो आपने कह दिए, हाँ इन तीनों की मदद से बनता है, पर इन तीनों के आंकड़े क्या होते हैं, कितने मार्क्स दिए जाते हैं, कितना गुणभार दिया जाता है, उसकी चर्चा अब आगे होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा PQLI की रचना। ये रचना कैसे होगी? इस रचना के अंदर सभी तीनों जो है उनको, अब तीन कौन कौन से भूल गए, याद है आपको? ठीक है, एक है शिक्षा, दूसरा है बाल मृत्यु दर, और तीसरा जो आंकड़ा था अपेक्षित औसत आयुष्य। इन तीनों को 100 का वेटेज, मतलब जैसे पेपर होता है 100 नंबर का, वैसे इन तीनों को 100 का भार दिया गया है। अब किसी भी देश के अंदर इनकी स्थिति कैसी है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अगर शिक्षा जो है वो 70% है तो उसको मिलेगा 100 में से 70 नंबर। अगर लग रहा है अपेक्षित आयुष्य जो है वो 72 के आसपास है तो उसको मिलेगा 72 नंबर। तो इस तरह से, और बाल मृत्यु दर जितनी कम उतने नंबर ज़्यादा। इस तरह से सबको 100 नंबर दिए जाते हैं, और 100 में से, और मिनिमम 0 से 100 तक का अंक दिया जाता है इन तीनों को। और इन तीनों में जो भी अंक मिलता है देश को, किसी भी देश को, उसको जोड़ लेते हैं। अर्थात 300 में से कितना मिला उसको हम जोड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको जोड़ करके तीनों में से प्राप्त अंकों का जो योग है वो योग करके कुल अंक प्राप्त करते हैं कि 300 में से कितना मिला। ठीक है, 100 हो गया शिक्षा का, साक्षरता का, फिर अपेक्षित आयुष्य का, और फिर बाल मृत्यु दर का। इन तीनों के 100, तो कुल 300, और 300 में से कितने मिले वो हम ज्ञात कर लेंगे। ये हुआ अगला स्टेप। और इसके बाद उसको किससे भाग देंगे? जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, सेम वैसे 300 को भाग देंगे आप 3 से, तब क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा औसत। सिंपल सूत्र सिग्मा xi/n, कुल करके उसको n से डिवाइड कर दो तो 3 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से जो आपको आंकड़ा मिलता है वो आंकड़ा कहलाएगा फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इस तरह से प्राप्त अंक को PQLI अंक कहा जाता है। अंक थोड़ा किताब में छपा है, वैसे देख लेना, कई बार प्रिंटिंग में गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह से अंक होता है। फिर से समझ लो, तीनों जो भी हैं घटक, उनको 100 नंबर दिए, देश में क्या स्थिति है उसके हिसाब से देश को गुण दिए गए, उस गुण का टोटल किया गया, टोटल करने के बाद उसको 3 से डिवाइड किया गया, और फिर जो मिला वो कहलाया PQLI। PQLI की न्यूनतम सीमा, सबसे कम सीमा 0, और PQLI की महत्तम सीमा 100। ध्यान रखिए, एग्जाम में सभी आ सकता है, एक नंबर के अंदर आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं। तो PQLI बन गया यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? महत्वपूर्ण बातें फिर से वही जो आपने पढ़ी थी राष्ट्रीय आय में, जो आपने पढ़ी थी प्रतिव्यक्ति आय में। विकास दर ऊंचा कब होगा, नीचा कब होगा, 0 कब होगा, ये रटा रटा है, खाली दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, पर ये रटा रटा आने वाला है। जिस देश का अंक 100 के करीब, जैसे एग्जाम में 100 नंबर के जो करीब पहुंचेगा विद्यार्थी, वो क्या होगा? वो उत्तम होगा। तो जिस देश का अंक 100 के जितना करीब होगा उसका विकास, उसका आर्थिक विकास उतना उत्तम है, ऐसा कहेंगे। अगला मैं नहीं भी दिखाऊंगा आपको यहाँ स्क्रीन पे, तो अगर कोई देश का अंक जो है वो 0 के पास होगा तब क्या होगा? तब वो होगा उत्तम का अपोजिट। आपको उत्तम का अपोजिट वर्ड पता नहीं होगा, अब ये आपके सामने आ रहा है। जिस देश का विकास 0 के करीब हो उसका विकास निम्न स्तर का है, या फिर जो शब्द है कनिष्ठ, उत्तम का अपोजिट कनिष्ठ, निम्न स्तर का है, कनिष्ठ है। तो 100 के पास पहुँचोगे तो बेस्ट हो,
जीरो के पास पहुंचोगे तो बेस्ट का अपोजिट वर्स्ट हो आप, कनिष्ठ हो। और कोई इसके अलावा आप रहोगे कहाँ? आप 0 से 100 के अलावा कहीं जाने वाले नहीं हो। अगर नेगेटिव मार्क्स एग्जाम में नहीं होती है तो, और पेपर 100 नंबर का है जैसे आपके बोर्ड के अंदर, तो आप 0 से 100 के बीच में रहने वाले हो। 100 से ऊपर जाने की औकात आपकी नहीं है, ना मेरी है, क्योंकि पेपर ही 100 नंबर का है। और 0 से कम तो हम आपको जाने देंगे नहीं, चाहे आप पेपर कोरा छोड़ के आओ। इसी तरह से यहाँ पर भी है, किसी भी देश का जो महत्तम अंक है वो 100 के पास रहेगा या 0 के पास रहेगा। 0 से कम नहीं हो सकता और 100 से अधिक नहीं हो सकता। एग्जाम में पूछा जाए PQLI अंक का की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 100 तक होती है। PQLI आप अलग अलग देशों के हिसाब से आंकड़े निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समस्या राष्ट्रीय गणना की समस्या नहीं है, घिसाई की समस्या नहीं है, उत्पादन पद्धति की समस्या नहीं है, या फिर आय गणना की पद्धति की समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप उस देश के शिक्षा के क्या हालात हैं, आयुष्य के क्या हालात हैं और बाल मृत्यु दर क्या है उसकी बात कर रहे हो। तो आप राज्यों की, अलग अलग राज्यों की और देशों की तुलना कर सकते हो विकास के हिसाब से कि किस देश को ज़्यादा अंक मिले और किस देश को कम अंक मिले वहाँ पर। फिर वो चीज़ जो ऊपर है, PQLI अंक ऊंचा है तो विकास ऊंचा है। और ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं लिख रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ क्यों लिख रहा हूँ। आपकी किताब में भी ये एक ही चीज़ बार बार लिखी गई है, अर्थात वो पन्ने भरे गए, तो आपको भी पन्ने भरने हैं। और वो चीज़ सिंपल आप दिमाग में बैठा लो कि विकास दर ऊंचा है तो आंकड़ा ऊंचा है, तो विकास दर ऊंचा है, आंकड़ा नीचा है तो विकास दर नीचा है, आंकड़ा शून्य है तो स्थगित है। ये सब चीज़ें बार बार आपको आने वाली है। और आंक नीचा हो तो विकास नीचा, किताब में रिपीट किया तो मैंने भी यहाँ पर रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं दो अहम मुद्दे, PQLI में क्या अच्छी बात है और PQLI में क्या बुरी बात है। जो अच्छी बात है उसको हमने कहा है सकारात्मक बातें, और जो बुरी बातें हैं उसको हमने कहा है नकारात्मक बातें। क्या क्या है सकारात्मक बातें? सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपने आंकड़ों की बात नहीं की, आय की बात नहीं की है कि किसी भी व्यक्ति के पास आय बढ़ गया घट गया, उससे उसका विकास हुआ नहीं हुआ, वो बात नहीं की। आपने क्या बात की है? आपने बात की है शिक्षा की, आपने बात की है स्वास्थ्य की सुविधाओं की, आपने बात की अपेक्षित आयुष्य की। अभी स्वास्थ्य सुविधा क्यों लिखा गया यहाँ पे? कई लोग पढ़ रहे होंगे तो बोलेंगे नहीं सर तीसरा तो बाल मृत्यु दर है, कि तीसरा जो है बाल मृत्यु दर है। पर अगर ध्यान से देखो तो देश की अपेक्षित आयुष्य या बाल मृत्यु दर, अपेक्षित आयुष्य कब बढ़ेगी? जब बेहतर हेल्थ फैसिलिटी होगी। बाल मृत्यु दर कब घटेगी? जब बेहतर हेल्थ फैसिलिटी होगी। तो आपने जोर कहाँ दिया? आपने दो चीज़ों पे जोर दिया है PQLI में। एक आपने जोर दिया है शिक्षा पर और दूसरा आपने जोर दिया है स्वास्थ्य पर। और ये अच्छी चीज़ है, इसके हिसाब से देश का विकास नापना है। अगर देश के जन जन तक की सुविधाएं पहुंचती है तो देश आगे बढ़ रहा है, अगर नहीं पहुंचती हो तो फिर देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अगली सकारात्मक बात क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बेहतर क्रम से चल रहे हैं। राष्ट्रीय आय से बेहतर प्रति व्यक्ति आय से बेहतर PQLI। क्यों बेहतर है? क्योंकि राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में आपने आंकड़ों की बात की थी, आय की बात की थी, पर यहाँ पर जीवन जीने की जो खास चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर जोर दिया गया है। तो ये थोड़ी बेहतर चीज़ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में इसकी मर्यादाएं कम है, कमियां जो है इसके अंदर कम है। चाहे वो, क्योंकि देखो राष्ट्रीय आय में कमी बहुत सारी थी। राष्ट्रीय आय गिनना कैसे है उसकी भी समस्या थी, कैसे गिनी जाए, दोहरी गणना, घिसाई। और क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी बनता है राष्ट्रीय आय के हिसाब से, तो जो कमी राष्ट्रीय आय में है वो सारी कमी प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी होगी। तो इसीलिए ये दोनों की तुलना में अपना जो नया वाला ख्याल है PQLI, ये थोड़ा सा बेहतर है, इसमें कमियां कम है। समूहों, राज्यों और देशों की तुलना आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हर देश का आप ये इंडेक्स सूचकांक जो है वो निकाल सकते हैं, तो तुलना बड़ी आसानी से हो सकती है। शहरी लोग, गांव के लोग, स्त्री पुरुष, इनके अंदर शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सबको निकाल करके आप इनकी भी आपस में तुलना कर सकते हो। और अगर लगता है कहीं कमी है तो उस कमी को दूर कर सकते हो। तो एक इसकी अच्छी बात है। अब इसकी नकारात्मक बातें, ये नकारात्मक बातें भी ध्यान से सुनना, क्योंकि नकारात्मक बातें सेम रिपीट होने वाली है। पहली नकारात्मक बात कि हमने कितने देखे थे, कितनी बातें हैं जो जीवन की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है,
हमने देखी थी 10 बातें। PQLI में कितनी बातें आई हैं? 3 बातें। तो कितनी छोड़ दी आपने? 7 छोड़ दी। तो ये इसकी कमी है, आपने सारे घटकों का समावेश नहीं किया है, या और घटक का समावेश कर सकते थे। अगर इंडेक्स ही बनाना है, एवरेज निकालनी है, तो और घटक हो सकते थे, पर उनकी बात यहाँ पे नहीं हुई। तो ये इसकी कमी है। सिर्फ औसत दर्शाता है, एवरेज दर्शाएगा। ये सबके ऊपर अध्ययन नहीं होगा इसके अंदर। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि औसत आयुष्य जो है वो देश की, जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अगर 2 लोग हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 20 साल में और दूसरे की मृत्यु होती है 100 साल में, तो देश का जो औसत आयुष्य है वो होगा 60 ईयर्स, 60 साल। पर क्या दोनों 60 साल जिए? जवाब है नहीं। तो ये सिर्फ औसत दर्शाता है, हर व्यक्ति का जो आंकड़ा है वो दर्शा नहीं पाता है। खैर वो कौन दर्शाएगा, कैसे दर्शाएगा, वो समस्या है, पर कमी एक यहाँ पर है। नेक्स्ट है PQLI किसी देश का ऊंचा है, बढ़ रहा है, तो क्या उसका विकास हो रहा है? तो कुछ लोग, समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्थतंत्र से बाहर हैं, गरीब हैं, जंगल में हैं, आदिवासी लोग हैं, उन तक सरकारें नहीं पहुंच पाती हैं। तो देश आगे बढ़ रहा हो तो देश का हर नागरिक आगे बढ़े, ये हम कभी नहीं कह सकते। तो ये कमी इसकी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट है तीनों, हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण कमी है। कई बार क्या होता है, 3 पेपर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो, एक पेपर आपका मैथ्स का है, एक पेपर आपका साइंस का है, एक पेपर आपका गुजराती का है, या एक पेपर आपका क्राफ्ट का या PT का है। तो हम सब जानते हैं ये सारे पेपर की समान वैल्यू नहीं है, कुछ की वैल्यू ज़्यादा होती है और कुछ की वैल्यू कम होती है। जब भी आप 10th के बेस पे आप जाओगे साइंस लेने के लिए, तो लोग पूछते हैं भाई मैथ्स में कितना है, साइंस में कितने मार्क्स हैं। तो हम सबको पता है कि सारे विषय की समान वैल्यू नहीं होती, भले नंबर बराबर हो, पर महत्व तो अलग अलग होता है। यहाँ पर शिक्षा, अपेक्षित आयुष्य और बाल मृत्यु दर, तीनों को 100 वेटेज दिया गया है और तीनों को समान महत्व दिया गया है। पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आप समझ लीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में शिक्षा का ज़्यादा महत्व है या फिर स्वास्थ्य का महत्व है। तो सब कहेंगे कि पहला महत्व जो है वो स्वास्थ्य का है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ को वैल्यू अधिक देनी पड़ती है, उसके गुण ज़्यादा होने चाहिए। और शिक्षा जो है उसकी वैल्यू तो है पर हेल्थ से कम है। तो ये जो तीनों निर्देशक हैं इनको समान वैल्यू दी गई है, पर तीनों का हमारे जीवन में समान महत्व तो नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए महत्व रोटी का है, उसको रोटी चाहिए, उसको दवा चाहिए बीमार है तो, उसको किताब नहीं चाहिए। तो इसके लिए तीनों का महत्व अलग अलग है और अलग अलग तरह से उसे काउंट भी करना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं किया गया। तो इस तरह से एक और मुद्दा यहाँ पर है, आय वृद्धि की उपेक्षा की गई है। देखिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों में आपने आंकड़ा समझा था। तो एक चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आपको चाहे शिक्षा, चाहे रोटी चाहिए हो, चाहे दवा चाहिए, तो उस सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है उसका भी इसके अंदर अध्ययन होना चाहिए था। वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पर रुपये की बात यहाँ पे तो है ही नहीं। इसमें बात किसकी थी? शिक्षा की थी, अपेक्षित आयुष्य की थी और बाल मृत्यु दर की थी। पर शिक्षा कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। आपका पोषण कैसे होगा? पैसे से होगा। आपका इलाज कैसे होगा? पैसे से होगा। तो पैसा जो है वो लोगों के पास ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ उसका अध्ययन यहाँ पर होना चाहिए था, पर उसका अध्ययन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो आय वृद्धि है, धनिक देशों में निश्चित समय के, हाँ ये थोड़ा रह गया, ये जो लिखा है बसड़ पता नहीं क्या, इसकी जगह पे आप यूज़ करेंगे PQLI। इसकी जगह पे आप लिखेंगे PQLI। निश्चित समय के बाद PQLI को बढ़ाया नहीं जा सकता, जिससे PQLI की वृद्धि धीमी दिखाई पड़ती है। ये हम सबके दिमाग में अब तक आ चुका होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी देश के अंदर साक्षरता दर 30% है तो वहाँ मेहनत करके उसे 60% कर सकते हो, डबल हो गया। 60 को 90 कर सकते हो और बढ़ जाएगा। पर 90% लोग साक्षर हैं, तो अब क्या वहाँ पे साक्षरता दर डबल होगा? तो नहीं होगा। वहाँ क्या होगा? 90 से 93 होगा या 97 होगा, बहुत से बहुत 100 होगा। तो जैसे जैसे जो देश आगे बढ़ता जाता है उस देश के अंदर साक्षरता दर, अपेक्षित आयुष्य, इन सब में कोई खास वृद्धि देखने को मिलती नहीं, क्योंकि जितनी वृद्धि पॉसिबल थी, संभव थी, वो लगभग हो चुकी होती है। तो इसलिए जो धनिक देश हैं
विकसित देश हैं वहाँ पर PQLI की जो वृद्धि दर है उसका आंकड़ा थोड़ा सा धीमा होगा अन्य अल्प विकसित देशों की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से नकारात्मक बातें हो गई। अगला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।